नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। एक बार फिर से आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और खास तौर से सहारा के निवेशक बंधुओं को और सहारा के कर्मचारियों को जो फील्ड वर्कर हैं उनको उनके लिए एक विशेष खबर लाया हूं और उनको देखना भी चाहिए। बहुत ही अ, तड़कता फड़कता खबर है और आपके लिए शुभ खबर है। तो आपको इस दीपावली में भले ही ये जो पिछले वाले लोग कह रहे थे कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, वो तो नहीं हुआ। होली भी गई, दशहरा भी गया और दीपावली भी गई। तो कुछ उस तरह से नहीं हुआ। आज हजारों घरों में परेशानी है, लेकिन इतना जरूर है कि आपकी परेशानी दूर होने वाली है। कैसे? अभी सरकार को अभी जवाब देना है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर आ गई है। खबर मित्रों ये आई कि सहारा के अंदर ही कुछ लोगों ने एक प्लानिंग किया था और प्लानिंग ये थी कि निवेशकों को भटकाया जाएगा, बहकाया जाएगा कि आपका पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। हाँ, उनके सहारा श्री के बच्चे भाग गए हैं और पत्नी भी कहीं नहीं दिखाई पड़ रही है, तो पैसा कौन देगा? और कंपनी में आप लोग करते रहिए, बाकी जो लोग हैं वो इधर उधर किसी न किसी की शरण लेकर के बचते रहेंगे और इसी तरीके से टाइम बाई करते रहेंगे। समय बीतता जाएगा। 2010 से 2015 हो गए हैं, 15 साल हो गए। इनका इरादा था कि 5 साल और खींच लेंगे, 20 साल में तो अब आधी आबादी ऐसे ही खत्म हो जाएगी या थक हार जाएगी, छोड़ देगी, अपना रास्ता बदल लेगी। एवं प्रकार से यह मामला पूरी तरह से सलट जाएगा और इसमें जो लूट हो सकता है उसको लूट लो। जो जहां बैठा है वो उस जगह को लूट करके अपना माल बनाना चाहता है और इसकी बहुत ही पुख्ता जानकारी मेरे पास है। मेरे पास उन शख्स के नाम भी हैं जो लूट करके शुद्ध और शुद्ध अपना वारा न्यारा करने में लगा हुआ है। उसे कोई लेना देना नहीं है निवेशकों से, उसे कोई लेना देना नहीं है कर्मचारियों से, उसे कोई लेना देना नहीं है फील्ड वर्कर से, उसे कोई लेना देना नहीं है कंपनी मरे, कंपनी उबरे, डूबे, कोई लेना देना नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना लूट का पैसा निकाल करके कैसे भाग जाए, कैसे फरार हो जाए, इसकी जुगत में लगा हुआ है। हर सेक्शन में, हर डिवीजन में सहारा की जितनी कंपनियां हैं, जितने चीज अभी तक भी जो ऑपरेशनल है, उस सब में जो लोग हैं और सबका एक कॉकस बना हुआ है। अलग अलग पावर सेंटर वहां काम कर रहा था। वो सब कॉकस मिल करके सोच रहा है कि सहारा श्री का परिवार तो अब है नहीं, दोनों बच्चे तो बाहर हैं और पत्नी को डराते रहेंगे और ये सब काम करके हम कुछ यहां से ये जमीन पर कब्जा कर लेंगे, इस दफ्तर पे कब्जा कर लेंगे, यहां से ये पैसा बना लेंगे। यही तिकड़म इन लोगों के तरफ से लग रही थी। लेकिन इस बीच में आ गई सरकार। सरकार का चलने लगा डंडा। सरकार अपने तरफ से करने लगी कार्रवाई। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिस अपना काम करने लगी और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट अपना काम करने लगी। दूसरी तरफ जो रही सही कसर थी, वो निवेशकों के डिफरेंट एसोसिएशंस ने देश भर में जो बलवा किया, जो बवाल मचाया और अभी भी मचाने पर उतारू है, कर ही रहे हैं। वो लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में कर रहे हैं। संयुक्त जन आंदोलन मोर्चा जो है उनका वो कर रहा है। झारखंड में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहे हैं, महाराष्ट्र में, गुजरात में, जहां कहीं भी जो कुछ भी इकट्ठे हैं वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। एक तो उनके तरफ से था, लेकिन जो असल कार्रवाई हुई मित्रों, वो सरकार की तरफ से हुई और इसका टाइमलाइन आपको देखना बेहद जरूरी है। जून में सरकार बनी 2024 में और जुलाई के पहले सप्ताह में इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट का जो अटैक हुआ, जो छापेमारी हुई सहारा के मुख्यालय पे,
वो इस बात का द्योतक थी कि अगला जो जुलाई आएगा, मतलब अगले 1 साल आते-आते सरकार सहारा के मामले को इस पार या उस पार कर देगी, मतलब आर-पार कर देगी। उसमें ययों या तस्यों की स्थिति नहीं रहेगी और सरकार ने ये तय कर लिया था। सेबी और सहारा के बीच में ऑलरेडी मामला है। सेबी सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, तो सरकार के पास सारी जानकारी थी कि भाई सरकार सहारा अपना क्या दलील दे रही है और सेबी की क्या दलील है। इन सबका मूल्यांकन करते हुए सरकार ने दखल दिया और सरकार इस दिशा में आगे बढ़ना प्रारंभ की। अब जो वो रिपोर्ट आएगी, वो मैं बताऊंगा अभी। असल कहानी हुई क्या इस बीच में? असल कहानी हुई कि ये जो चौकड़ी थी कुछ लोगों की, जो कि सहारा को लूटना चाहती थी, जो सहारा के माल को लूट करके फरार होना चाहती थी, उसको सुब्रत रॉय के सुपुत्र ने और उनके परिवार ने, मतलब खास तौर से उनकी पत्नी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया और उसमें सरकार की बड़ी भूमिका है। सरकार ने बीच बचाव किया। सरकार ने विश्वास दिलाया कि आप परेशान मत होइए, हम आपका इलाज कर सकते हैं, कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको पाक साफ तरीके से हमारे सामने आना पड़ेगा। इस तरह से आएंगे, 3-5 करके आएंगे तो वो नहीं होगा। पाक साफ का क्या मतलब था कि आपको ये बताना पड़ेगा कि आपके पास क्या है और आपके पास क्या देना है और आपको किसको देना है और आपके पास क्या है। ये अगर आप साफ-साफ हमें बता दें, तो हम आपकी मदद कर सकते हैं। और इस सवाल को और डिकोड ठीक से करने के लिए जो सरकार का जो पोर्टल लॉन्च हुआ, जिसके माध्यम से सरकार ने कहा कि जो कोई भी निवेशक हैं, वो अपना रजिस्ट्रेशन इस पोर्टल पे करें, सरकार उसका सत्यापन करेगी और आपका जो डिमांड आएगा, उसको पहले 5,000 करोड़ रुपए के माध्यम से पूरा करेंगे और फिर दूसरे 5,000 करोड़ रुपए की निकासी करके उसको पूरा करेंगे। इस पूरे कवायद में सरकार की मंशा ये थी कि असल में सहारा के जेन्युइन निवेशक कितने हैं, इसकी पहले जांच की जाए। और अभी जो ये पूरी फिजा में सेबी ने के दुष्प्रचार कहिए या पिछली सरकार के दुष्प्रचार से कि सहारा के सारे निवेशक फर्जी हैं और ये सारा का सारा पैसा ब्लैक मनी है, इसकी पोल खुल गई। मित्रों, मुझे कभी-कभी बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है। सहारा के प्रबंधकों ने क्या किया? कैसे एक अच्छी कंपनी तबाह हो गई? आप 1 दिन पहले का एग्जांपल 2 दिन पहले का एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। टाटा समूह में भारी विद्रोह हुआ, उस पर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसे आप देख सकते हैं। टाटा समूह को आरबीआई ने सलाह दिया कि आपका जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है टाटा का, वो अपर लेयर में है, इसलिए उसका रजिस्ट्रेशन अब करना, लिस्टिंग कराना जरूरी है स्टॉक एक्सचेंज में और इसकी सूचना आपको आरबीआई को देनी पड़ेगी। टाटा का एक ग्रुप कहता था, टाटा कंपनी में ही, टाटा सन्स में और टाटा ट्रस्ट में, इस पर मैं अलग से बताऊंगा, विस्तार से आपको बताऊंगा। टाटा सन्स में टाटा ट्रस्ट का 66% स्टेक है। तो टाटा ट्रस्ट का एक ट्रस्टी कहता था कि हम इसे लिस्टिंग नहीं करेंगे, हम इसे प्राइवेट को प्राइवेट ही रहने देंगे, हम सरकारी पचड़े में, रेगुलेशन में नहीं जाना चाहते। आरबीआई का डंडा था। आरबीआई ने कहा नहीं, आपका जो फाइनेंशियल ऑपरेशन है वो अपर लेयर में पहुंच गया है। अगर आप छोटे स्केल में कुछ भी करते रहते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन आपका स्केल बड़ा है, इसमें बहुत सारे निवेशक आ गए हैं, तो निवेशकों का ध्यान रखना, जिनके पैसे लगे हुए हैं उनका ध्यान रखना हमारी प्राइमरी ड्यूटी है। और दूसरी बात, आरबीआई हमेशा ये देखती है कि जहां कहीं भी पैसे का लेन देन हो रहा है, उसको, उस पर नजर रहे, उसका कंसोलिडेशन हो, उसका बैंकिंग
सरकारी बैंक हो, आरबीआई के साथ भी उनका रिश्ता बना रहे, ताकि इकोनॉमी में एज ए होल क्या हो रहा है, इसकी जानकारी आरबीआई को हो। मान लीजिए कि कोई प्राइवेट संस्था कहीं पर कोई काम कर रही है, उसके जो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशंस हैं सोसाइटी में, उसका इम्पैक्ट हो रहा है। मान लीजिए कि आप मोहन कंपनी के नाम से कोई कंपनी है, उन्होंने 50,000 करोड़ रुपए का होम लोन बांट दिया है। अब 50,000 करोड़ का उन्होंने होम लोन बांटा है। अब वो होम लोन से 50,000 फ्लैट्स बन रहे हैं। अब 50,000 फ्लैट्स बनने में कितने वर्कर शामिल हो रहे हैं, कितना उसका इनकम जनरेट हो रहा है, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर जनरेट हो रहा है, ये सबका जनरेशन अल्टीमेटली इकोनॉमी को इंपैक्ट करता है। लेकिन वो उसका चूंकि कैलकुलेशन आरबीआई के पास नहीं है, किसी न किसी मद में जा रहा है, इनकम टैक्स में के माध्यम से जा रहा है, कहीं टैक्स डिडक्शन हो रहा है, टैक्स दिया जा रहा है, वहां हो रहा है, कहीं आप सरिया खरीद रहे हैं, सीमेंट खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, लेबर को आप दे रहे हैं, वो सब टैक्स में जा रहा है। लेकिन मोटे तौर पर अगर कोई कंपनी सीधे आरबीआई की निगाह में हो और उसका कोई फाइनेंशियल ऑपरेशन जो चल रहा है, उसका अगर इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास आ जाए तो आरबीआई को सुविधा होगी। वरना आपको पूरे डेटा को, प्राइवेट डेटा को तलाशने में फिर वो सरकार के विभिन्न इंस्टीट्यूशंस के पास चले जाते हैं, उसका डेटा होता नहीं, फिर उसके हिसाब से कोई पॉलिसी प्लानिंग हो नहीं पाती है। इसलिए किसी भी सरकार के लिए या किसी भी फेडरल बैंक के लिए ये जरूरी होता है कि अगर फाइनेंशियल कारोबार कहीं पर हो रहा है तो उसकी जानकारी हो, उसकी लिस्टिंग हो, वो लोगों की निगाह में रहे। उसमें अप्स एंड डाउन्स, अगर मान लीजिए डाउन्स हैं तो बड़ी संस्थाएं उसको स्टिमुलस पैकेज भी दे सकती है, उसके रिवाइवल का प्लान भी कर सकती है, और अगर अप है तो उसे और अप बढ़ाने के लिए भी काम किया जा सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में आप जरूरी ये है कि आप सरकारी संस्था के साथ मिलकर के चलते रहें, आप एक एक विजिलेंस में रहें, आप एक अंडर विजिलेंस रहते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ने के लिए होता है, आपको स्टिमुलस देने के लिए भी होता है, आपको सपोर्ट भी करने के लिए होता है। तो टाटा सन्स को और टाटा ट्रस्ट को कहा गया कि आपका जो टाटा कैपिटल है वो अभी तक स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं है, उसको लिस्टेड कराइए, उसको लिस्ट कराइए, ये जरूरी हो गया है। तो एक पक्ष कहता था नहीं, दूसरा पक्ष कहता था हाँ। क्यों? क्योंकि जो आईपीओ है, इनिशियल प्रेफरेंशियल जो ऑफर है, वो लॉन्च करने के लिए उसमें अगर आप जाते हैं पब्लिक में तो आप अधिक से अधिक पैसे आप उठा सकते हैं पब्लिक से और फिर उसको जनरेट कर सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनका मार्केट कैप अच्छा खासा हो गया है टाटा कैपिटल का। मतलब 2 लाख लोन अकाउंट है, उससे 22 लाख, लगभग 2 लाख से अधिक, 2 लाख से अधिक लोन अकाउंट टाटा कैपिटल के पास आज के डेट में है। 2007 में शुरू हुआ था, ये ध्यान रखिए, दौर याद कीजिए। जिस दौरान टाटा कैपिटल अपना काम कर रही थी, उसी दौरान सहारा का भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अपना काम कर रहा था। और 2007 से लेकर के 2011-12 तक तो बहुत तेजी से बढ़ा। 9-10 में आकर के कांग्रेस सरकार के जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इनके ऊपर कुठाराघात किया। मतलब चीजों को सुधारने के बजाय चीजों को बिगाड़ा गया। अगर मान लीजिए कि फाइनेंशियल कुछ इरेगुलरिटीज थी तो उसको दुरुस्त कर लेते। कहीं अगर कोई अच्छा काम हो रहा है तो सरकार की प्राथमिकता होती है कि अगर अच्छे काम हो रहे हैं, उसमें कहीं गड़बड़ी दिख रही है तो गड़बड़ी को आप ठीक करें, और जो अच्छे काम हैं उसको प्रोटेक्शन दें, उसको आगे बढ़ाएं और विजिलेंट रहें। वो काम सरकार नहीं करती है। सरकार के पथभ्रष्ट, बेईमान ब्यूरोक्रेट और मंत्री ने इस देश को तबाह कर दिया। सहारा बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनके सारे निवेशक भी संतुष्ट थे, लोगों को पैसा भी मिल रहा था और 11-12 लाख का एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा था। 11-12 लाख का, आफ्टर रेलवे सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। अब इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हो सकता है गड़बड़ियां हुई होंगी या सारी गड़बड़ियां ही थी। तो सरकार का काम है कि गड़बड़ियों को ठीक करें, जो इसके लिए दोषी है उसको ठीक करें, लेकिन उसको, अगर वो फिलॉसफी गड़बड़ थी तो आपने फिर लाइसेंस क्यों दिया? अगर लोगों से पैसा उठाना गलत था तो आपने लाइसेंस दिया क्यों? सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन करवाया क्यों? फिर यही तो विवाद हो रहा था।
सेबी कह रहा है कि आप 50 आदमी से ज्यादा अगर पैसा उठाएंगे तो मेरे पेरीफेरी में है। और सहारा कह रही थी कि नहीं भाई ये आपका काम है ही नहीं, हमको तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंतर्गत जो है सो मिला हुआ है और हम ये आए हैं, अब हम फुली कन्वर्टिबल डिवेंचर लॉन्च करना चाहते हैं, हम आईपीओ लॉन्च करना चाहते हैं, आपके पास आए हैं। सहारा तो गई थी अपने आप को लिस्ट कराने के लिए, सहारा गई थी लिस्ट कराने के लिए। तो सेबी को चाहिए था कि आपने ये गड़बड़ी किया है, इसका दे दीजिए, इसको ठीक कर दीजिए और इसको करेंगे। अब वही गड़बड़ी हो गई, सलाहकार ने इनको गलत सलाह दिया। आज टाटा कैपिटल को सरकार ने कहा, आरबीआई ने कहा कि आपको लिस्ट कराना है। टाटा कैपिटल में कुछ कुछ हुए, डिफरेंसेस आए। एक ग्रुप कह रहा था कि नहीं हमको प्राइवेट बने रहना है, एक ग्रुप कह रहा है कि नहीं मुझे पब्लिक फाइनेंस चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें सापोरजी पालोनजी का जो स्टेक है टाटा सन्स में, वो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है, 18% से अधिक स्टेक सापोरजी पालोनजी का, जो बाद में आपको टाटा, रतन टाटा के बाद वो चेयरमैन थे, अब वो गुजर गए हैं, साइरस मिस्त्री। अब उनके जगह पर जो मेहिल मिस्त्री हैं, वो चाहते हैं कि नहीं ये होना चाहिए, आईपीओ आना चाहिए और लिस्ट हम कराने के पक्ष में हैं। लेकिन नोएल टाटा जो हैं, वो नहीं चाहते थे और उनके एक और साथी जो हैं, वो नहीं चाहते थे। खैर, इस सब के बावजूद आखिर में टाटा सन्स ने अपने टाटा कैपिटल को लिस्ट करवा लिया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, एनएसई में। उसका बड़ा भव्य कार्यक्रम हुआ अभी 2 दिन से और बेहतरीन तरीके से लिस्टिंग हो गई और उसी में ये डाटा आया कि कैसे इनका जो मार्केट कैप है वो लगातार बढ़ती जा रहा है। प्रोफेशनली वो काम कर रहे हैं। तो मान लीजिए कि सहारा में कुछ अनप्रोफेशनल बातें हो गई, कैश में हो रहा है, कैसे भी हो रहा है, वो सारे ऑर्गेनाइजेशंस में होते हैं। यही सुब्रत राय तो कहते थे, उनका जो आखिरी इंटरव्यू था वो यही था कि आप एलआईसी के पास चले जाइए या आप इसके पास चले जाइए, यूटीआई के पास चले जाइए या बैंक के पास चले जाइए, एक साथ बोलिए कि मेरा पैसा वापस दे दो, जो कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं दे सकती है। क्यों? क्योंकि उनका एक रेशियो होता है कि भाई 30% यहां रहेगा, 30% यहां रहेगा और बाकी 30% यहां रहेगा। उस रेशियो में कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस काम करते हैं। गड़बड़ियां हो सकती हैं सहारा में, मैं कह रहा हूं। अभी सारे लोग कह रहे हैं कि सहारा का स्कैम था, सहारा का स्कैम था, सहारा का स्कैम था। सब लोग कह रहे हैं, इन जो निवेशक हैं वो भी कह रहे हैं, जो एजेंट है वो भी कह रहे हैं। लेकिन जब तक सहारा में आप काम करते रहे, उसी भ्रष्टाचार में आप शामिल रहे। लोगों को कमीशन दिलवाने का काम कर रहे थे, खुद कमीशन ले रहे थे, देते रहे। उस वक्त आपको दिमाग में नहीं आया कि भ्रष्टाचार हो रहा है। और आज आप चिल्ला चिल्ला करके बोल रहे हैं भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। तो आप भी उतना ही जिम्मेदार हैं। सवाल यह है कि इस बात को समझना पड़ेगा कि सहारा से अगर गलतियां हुई, जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया टाटा का, टाटा ने अपने आप को दुरुस्त कर लिया, सहारा दुरुस्त नहीं कर सकी, गलती हो गई। अब अब ये कहानी है कि अगर फर्ज कीजिए आज अगर सहारा जिंदा होती या उनकी गड़बड़ियों को दुरुस्त करके काम हो रहा होता, कांग्रेस सरकार, ये जो चिदंबरम है, पी चिदंबरम, इनके खिलाफ मुकदमा होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। ये दोनों बाप बेटा जो हैं, इन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को तबाह किया है। इन दोनों बाप बेटे के खिलाफ चिदंबरम और कार्ति चिदंबरम, ये दोनों वन ऑफ द मोस्ट करप्ट पॉलिटिकल पर्सनैलिटी इन इंडिया है। इन दोनों के खिलाफ होना चाहिए। इन्होंने तबाह किया सहारा ग्रुप को। आज भी कोई मानने के लिए तैयार नहीं है इस बात को। इन्होंने तबाह किया सहारा ग्रुप को। और लोग कह रहे हैं मोदी जी को, ये निवेशक सब आकर के मोदी जी को कह रहे हैं, गाली दे रहे हैं। अरे मोदी को जब तुमने तो पूरा तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, और उसके बाद अब मोदी को कह रहे हो कि मोदी करे। मोदी तो तुमको ठीक करने के लिए सारा कुछ कर रहा है, कदम उठा रहा है। अब अभी भी कदम उठा रहा है तो कह रहा है कि अपने साथी को दे रहा है। अब ये भी कहानी शुरू हो गई, तो कौन लेगा? लेगा कौन? पैसा देगा कौन तुमको? अभी भी जो ये प्रचार शुरू कर दिए कि मोदी अपने साथी को बिचवाना चाहता है, तो देगा कौन? मदद कौन करेगा? 1,50,000 कौन देगा? कोई बैंक देगा क्या तुमको? कहां से देगा? कोई ना कोई तो खरीदेगा ना। तो वो कौन है खरीदार? 1,50,000। टाटा ग्रुप खुद अभी क्राइसिस में है। टाटा ग्रुप कर सकता था ये काम। टाटा खुद ही क्राइसिस से गुजर रहा है। वहां अपने डिफरेंसेस हो गए हैं। कोई अब परिवार का आदमी उस तरह से रहा नहीं।
स्टेप ब्रदर हैं, वो काम कर रहे हैं नोएल टाटा। तो टाटा में खुद ही एक हेवायर की सिचुएशन है। दूसरे जो ग्रुप हैं, अब कोटक आ जाएं या बजाज आ जाएं, इन सबको इतनी हैसियत नहीं है कि आपका 1,50,000 करोड़ रुपया एक मुश्त आपको दे दे। और फिर आप कहिएगा कि नहीं हमारा तो 3 लाख करोड़ का डिमांड है। तो करते रहिए डिमांड, करते रहिए 3 लाख करोड़ का डिमांड। अभी कम से कम मूलधन आपसे ले लीजिए और भी कुछ लीजिए, जो भी लेना है वो आपका मामला है, उसमें आप करते रहिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अब जबकि मोदी, और मुझे मालूम है आप सभी लोग बोलेंगे ना मोदी ने तबाह कर दिया, मोदी ने ये कर दिया, मोदी तो अपने आदमी को दे रहा है, ये सब आप लोगों का हम सुनने के लिए तैयार हैं। 2023 में जब हमने जनता की अदालत लगाई थी तो इसी मंशा से लगाई थी कि ये लड़ाई आगे बढ़े, आपका पैसा मिले, कम से कम पैसा मिलना शुरू हुआ, हुआ 5,000 बटे, और फिर 5,000 करोड़ रुपए बटने जा रहे हैं। 10,000 करोड़ रुपए तो बट गए ना, बटे ना 10,000 करोड़ रुपए, छोटा अमाउंट नहीं है 10,000 करोड़ रुपए, ठीक है। अब कहिए कि 1,50,000 करोड़ रुपए है। अब 1,50,000 करोड़ रुपए के लिए ये बात तो आपको मानना पड़ेगा कि सुब्रत रॉय के परिवार ने जो आपसे वायदा किया था उसको निभाने की कोशिश कर रहा है, कर रहा है। उन्होंने ये बात स्वीकार किया कि हम ये पैसा लौटाएंगे, चाहे और एक आध दो अच्छे लोग होंगे जो सलाह दिए होंगे, लेकिन वो, उनकी पत्नी और उनके बच्चे इस पक्ष में नहीं थे कि वो निवेशकों का पैसा लेके भाग जाएं और उन्हें लोग चोर कहें, धोखेबाज कहें। ये बात तो साबित हो गई, और वो अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ रास्ता निकाल रहे थे और सरकार ने उनकी मदद की है। वरना ये आप अडानी को कोई जरूरत नहीं थी आपके पास आने की। सरकार के तरफ से निश्चित रूप से मीडिएशन हुआ है और उनको मनाया गया होगा कि आप थोड़ा इनका कुछ देखिए, कुछ रास्ता निकालिए। मित्रों, सरकार का जवाब अब सुप्रीम कोर्ट में आने वाला है। 88 प्रॉपर्टी के जो लिस्ट दिए गए हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है और सेबी को भी पूछा है, वे सेबी के पास तो था, सेबी कोई वैल्यूएशन नहीं करवा सकी, नहीं बेच सकी। भाई सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को कहा कि भाई ये रहा कागज, ये रहा आपके पास चाबी एमबी वैली की, आप इसे बेचिए। बेच ही नहीं पाई सेबी, बेच ही नहीं पाई किसी को। फिर तो इसके लिए सेबी दोषी नहीं है। यही सहारा कहती थी, यही तो सहारा कहती थी कि साहब हमको मार्केट में बेचने के लिए थोड़ा समय चाहिए होगा, इतना जल्दी नहीं बिकेगा मेरा, इस बात को समझिए। तो कुछ ना कुछ तो रास्ता निकालना। आपने उठा के जेल में बंद कर दिया, ठीक है, उसके बाद भी सहारा ग्रुप लगातार गलती करता रहा, ये बात मैं मानता हूं। लेकिन आप उन्हें जेल में डालने के बजाय उनको कहते कि नहीं पैसा वापस करो, आप जेल के बाहर रहो, पैसा वापस करो, पीरियोडिक टाइम देते। एक गुड गवर्नेंस का क्या मतलब होता है? अदालत भी वही खेल खेलती रही। आज अदालत को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आज अदालत कह रही है सरकार से जवाब मांग रहा है, उससे जवाब मांग रहा है। अदालत में जजेस बदलते चले गए, 15 साल हो गए इस सुनवाई को, 15 साल। सहारा लगातार कंटेम्प्ट कोर्ट करती रही, कंटेम्प्ट कोर्ट करती रही, तो फिर सरकार को गया, और फिर सरकार का डंडा चला, फिर ईडी की कार्रवाई हुई, फिर एसएफआईओ की कार्रवाई हुई। अब सरकार को एक ही काम तो नहीं है ना कि सहारा के निवेशकों के लिए ही दिन सारा सारा दिन इसी के लिए बैठ जाएं। फिर भी करते 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 अब मामला आ गया सामने। अब सरकार की तरफ से जो एमिकस क्वेरी है साहब, वो एमिकस क्वेरी भी सारा पड़ताल वगैरह कर लिए, और सरकार ने भी पड़ताल कर लिया है। निवेशक कितने हैं, कौन सा कागजात दुरुस्त है, और उस कागजात पर, क्योंकि देखिए 14 अक्टूबर को होनी थी सुनवाई, 12 अक्टूबर को ही अदानी ग्रुप की तरफ से आ गया कि हाँ हम लेने के लिए तैयार हैं। तो पर्दे के पीछे सब काम लगभग हो गया है, सब काम, सब काम हो गया है। बस इंतजार कीजिए, अब कोई हाय तौबा उतना ही मचाइए कि आपका पैसा मिल जाए। इसलिए आप दबाव तो बनाते रहिए, बिल्कुल दबाव बनाते रहिए, वरना इसमें भी खेल कर सकते हैं ये। मैं इस हक में नहीं हूं, आपका दबाव बने रहना चाहिए। लेकिन आप जिस तरीके से धैर्य रखे हुए हैं, धैर्य रख करके दबाव बनाते रहिए, पैसा आपका मिलेगा। सरकार पर आप दबाव बनाते रहिए। लेकिन अब आप कहिएगा कि नहीं नहीं अदानी को क्यों दे रहा है, उसको क्यों दे रहा है,
तो इससे बात नहीं बनेगी। आपको अपने पैसे से मतलब है, अपने पैसे से मतलब रखिए, पैसा लीजिए आप। अदानी को दे रहा है, अंबानी को दे रहा है, ब्लैकस्टोन को दे रहा है, रॉथसाइल्ड को दे रहा है, किसको दे रहा है? ये आपका कंसर्न तभी तक होना चाहिए जब तक कि आपका पैसा मिल ना जाए। तो सरकार ने तैयारी कर ली है। सरकार अपना रिपोर्ट कुछ ही दिनों में अदालत को दे देगी। रिपोर्ट लगभग प्रिपेयर्ड है समझिए। जो 17 नवंबर की तारीख पड़ी हुई है, उसके पहले सरकार का रिपोर्ट तैयार है। छठ के बाद शुभ संकेत आपको देखने को मिलेंगे और उम्मीद कीजिए कि सहारा और अडानी का ये डील हो जाएगा। सेबी और सरकार दोनों अपनी पॉजिटिव रिपोर्ट देगी और अगली दिवाली के पहले पहले आप सबके पैसे मिल जाएं, ताकि कम से कम जो आने वाला होली है उस तक कुछ ना कुछ आपको शुभ संकेत मिल जाए, कुछ पैसे मिल जाए। हम उम्मीद करते हैं कि ये पैसे मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। आपकी लड़ाई क्यूबाइड नेटवर्क जारी रखे हुए है, लेकिन जिस धैर्य से आप लड़ रहे हैं उसी धैर्य पर बने रहिए। हम उम्मीद करते हैं कि सहारा की समस्या का समाधान होगा और कर्मचारी जिस प्रकार से परेशान है, मैं खास तौर से और अभी भी मैं सहारा के उन प्रबंधकों को कहता हूं जो जिद पकड़ के बैठे हैं कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनका पैसा नहीं देंगे। वो आंदोलन क्यों करने गए? आंदोलन क्यों कर रहे थे? इसलिए कि उनको पैसे नहीं मिल रहे थे। आप क्या चाहते हैं? वो मर जाएं, कुछ बोले भी नहीं। तो इस आंदोलन को उनका अपराध मत समझिए। अगर कोई कर्मचारी कहीं आंदोलन कर रहा है तो उसका अपराध नहीं समझिए, उसकी मजबूरी समझिए। इसलिए जहां कहीं भी जो कोई भी प्रबंधन के व्यक्ति इस तरह का कुकृत्य कर रहे हैं, आंदोलनकर्ता को पैसा नहीं दे रहे हैं, वो आपको लग रहा होगा कि नहीं-नहीं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो गलतफ़हमी हटा लीजिए। आप अच्छा काम नहीं कर रहे हैं और अगर ये आपके तरफ से बदस्तूर जारी रहा तो आप इसके लिए भुगतिएगा भी। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी आंदोलन कर्मी हैं, कर्मचारी हैं, अगर बाकियों का पैसा देते हैं आप, उनका भी पैसा रिलीज़ कर दीजिए। उनको दौड़वाइए मत। उनको अदालत और ऑफ़िस में लेबर ऑफ़िसर के ऑफ़िस में भेजने की कोशिश मत कीजिए। इस धंधा को विराम दीजिए। बहुत कुछ आप लोगों ने डुबोया है। अब तो सँभलिए। नहीं सँभलेंगे तो वैसे भी कंपनी तो बिक ही रही है। आप लोग जो सोच रहे हैं कि वारे-न्यारे कर लें, वो सबसे कुछ होगा नहीं। तो कम से कम ऊपर वाले से डरिए। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग इस विचार के हैं, ऊपर वाले से डरते भी हैं कि नहीं डरते हैं, मुझे नहीं मालूम। लेकिन कम से कम ऊपर वालों से डरिए। आपका भी कुछ भला नहीं होना है और इसी जीवन में फिर आपको भी भुगत के जाना है, तो उसका ध्यान रखिए। सभी आंदोलन कर्मियों को बिना शर्त उनके पैसे दे दीजिए। अगर दूसरों को दे रहे हैं, तो उनको भी दे दीजिए। उन्हें मत लटकाइए। एमिकेबल सेटलमेंट कीजिए, कर्मचारियों से बात कीजिए, एम्प्लॉयज से बात कीजिए, उनकी परेशानी समझिए, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए। तभी एक कंपनी हो सकता है लोगों की दुआ लगे तो रिवाइव भी हो जाए, लेकिन बददुआ इतनी आपने लगा दी है कि रिवाइवल तो मुश्किल है। तो कम से कम ये तो हुआ है कि सुब्रत रॉय के दोनों सुपुत्र और उनकी पत्नी ने लोगों का पैसा लौटाने का मन बनाया है। इसके लिए उन तीनों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत शुभकामना। नमस्कार।